शी वाज एन एस्टेब्लिश्ड ऑथर। प्रोफेसर घोष ने नम आंखों से कहा। उसकी यूज फैन फॉलोइंग थी। बांग्ला के लोकप्रिय साहित्य, विशेष रूप से भयकथाओं की श्रेणी में उसे शब्दों की जादूगरनी कहा जाता था। उसके आलोचक तक इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि वो अनोखा और कल्पनातीत लिखती थी। रक्त तृष्णा यानी रक्त की प्यास, खून की प्यास, ये उसका अंतिम उपन्यास था, जिसका केवल एक अध्याय ही वह लिख पाई थी। साकेत का जेहन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा था। प्रोफेसर घोष ने अपनी पत्नी वत्सला घोष के लेखन के बारे में जो कुछ कहा था, वह अक्षरशः सत्य था, क्योंकि वह अभी अभी रक्त तृष्णा का पहला अध्याय पढ़कर हटा था और इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि वत्सला का कल्पनालोक वाकई किसी मायाजाल से कम नहीं था। घोष द्वारा हिंदी में अनुदित उस पांडुलिपि को थामे हुए साकेत के हाथ कांप रहे थे। वह अभी भी कथानक के व्यू से बाहर नहीं आ पाया था। वजह ये नहीं थी कि वो कहानी की रोचकता में खो गया था, बल्कि वजह ये थी कि वह कहानी एक आईना थी, जिसमें उसे अपने सवालों के अक्स दिखाई दे गए थे। वह कल्पनाजीवी थी और अपनी अद्भुत कल्पनाओं को जीवंत करने के लिए, कथानक की राह में आने वाले भयावह परिवेश के सजीव चित्रण के लिए कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान तो कभी वीरानों में भटकते हुए उनकी भयावहता को स्वयं जीती थी और तब जाकर उन अनुभवों को कलमबद्ध करती थी और बांग्ला की सर्वश्रेष्ठ भयकथा लेखिका का तमगा पाती थी, जबकि लोगों को लगता था कि वह डायन थी, इसलिए ऐसी जगहों पर विचरती थी। घोष अपनी दिवंगत पत्नी की तारीफों के अंबार लगाए जा रहे थे, जबकि साकेत की आंखों के आगे स्क्रिप्ट की अधोलिखित पंक्तियां तैर रही थी। जो तुझे देखता है वो तुझे पहचान लेता है, इसलिए तू उनसे उनकी आवाज छीन लेती है। मात्र आवाज नहीं, उनका जीवन भी छीन लेती हूँ। उनसे लिखने की कला भी छीन लेती हूँ और उन्हें ज्ञानशून्य बनाकर मृत्यु की राह पर छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे उनका रक्त चूसकर अपनी रक्त तृष्णा शांत करती हूँ। वह बिस्तर से उठा। उसके मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व से बेखबर घोष की सवाल करती निगाहें उसकी ओर उठी, मगर वह परवाह किए बगैर स्टडी टेबल तक पहुंचा और वहां मौजूद एक कॉपी पेपर पर अपने कौंधों की लाइनें उतारने लगा। 1. सुनस्त्रा ने बंजारनों के पास जाने का फैसला किया। एक हुजूम को संबोधित करके कहता हुआ आदमी। 2. ये डायन है, गांव के बच्चों को चुराकर मार डालती है। एक युवती को घेर कर खड़ी भीड़ का कथन। 3. जो तुझे देखता है वो तुझे पहचान लेता है, इसलिए तू उनसे उनकी आवाज छीन लेती है। मात्र आवाज नहीं, उनका जीवन भी छीन लेती हूँ। उनसे लिखने की कला भी छीन लेती हूँ और उन्हें ज्ञानशून्य बनाकर मृत्यु की राह पर छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे उनका रक्त चूसकर अपनी रक्त तृष्णा शांत करती हूँ। अजीबोगरीब वेशभूषा वाली 7 औरतें तालाब के बीच खड़ी एक औरत को लक्ष्य करके कहती हुई। 4. एक डायन के लिए अपमान को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। किसी अस्पताल में खड़ा एक व्यक्ति नर्स से कहते हुए। 5. तुम्हारी मम्मी पागल हो रही थी प्रिया। शी वाज गेटिंग मैड डे बाय डे। एक बाप बेटी के बीच बहस। 6. वो एक शाप था जो सब कुछ निगल गया, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। उसी बाप बेटी के बीच एक और बहस। 7. एक महिला की लाश, किसकी कलाई कटी हुई थी। 8. जंगल में आग की रोशनी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती रहस्यमयी महिलाएं। 9. एक बच्चे को छाती से चिपकाकर दूध पिलाती हुई नवयुवती। ये देखिए सर, साकेत ने कागज को प्रोफेसर की ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे फ्लैश के रूप में अब तक जो कुछ नजर आया है वह सब मैंने इस पेपर पर उतार दिया है। मैं जानता हूँ मिस्टर साकेत कि आप क्या कहना चाहते हैं। घोष ने कागज थाम तो लिया, लेकिन उनके भावों से लगा कि वह सब उन्हें पहले से ही पता था। जो साकेत अपने उन कौंधों के हवाले से बताने वाला था, आपके वास्तविक जीवन के अनुभव इस स्क्रिप्ट में लिखी घटनाओं से मेल खाते हैं, इसका एहसास मुझे कल ही हो गया था। इसलिए वासु की जिस स्क्रिप्ट को मैं किसी को छूने तक नहीं देता था, उसी स्क्रिप्ट को मैंने रात भर जागकर आपके लिए ट्रांसलेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि वासु की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आपकी पत्नी इस उपन्यास को लिखने के लिए केवल कल्पना का सहारा नहीं ले रही थी, वे उस किंवदंती का भी आश्रय ले रही थी जो मेरे गांव में प्रचलित है। साकेत ने कहा, मंदिर के तालाब में हर पूर्णमासी की रात डायन नहाती है और उसे देखने वाला खून की कमी से मर जाता है। ये मेरे गांव की मान्यता है।
आपकी मैसेज ने इसी मान्यता को बतौर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपने उपन्यास रक्त तृष्णा की नींव रखी थी। अंतर बस इतना है कि उन्होंने डायन का नाम सुनस्त्रा और मंदिरों के समूह का नाम यक्षिणी मंदिर रखा। यहाँ बंगाल में बैठकर वे मेरे गांव की किंवदंती पर किताब लिख रही थी। ये मेरे लिए जरूर हैरत की बात होती अगर कल रात मैंने एक सरकारी वेबसाइट से पुरातत्व विभाग द्वारा पिछले 20 सालों में कंडक्ट किए गए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की लिस्ट न निकाली होती और ये न पाया होता कि 1998 में एक एक्सकेवेशन हमारे गांव के उस खंडहर में भी हुआ था। उक्त रिकॉर्ड को खंगालने का विचार मुझे तब आया जब आपके नेमप्लेट के जरिए मुझे ये पता चला कि आप बतौर प्रोफेसर एएसआई के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में थे। उस रिकॉर्ड से मुझे कोई काम की जानकारी मिल सकती है। मेरा ये विश्वास तब और भी मजबूत हो गया जब मैंने मंदिरों के खंडहर, डायन इत्यादि के जिक्र पर आपको चौंकते देखा। मेरे जेहन ने ये कबूल कर लिया कि उस जगह से आपकी कोई न कोई वाकफियत जरूर है। नतीजतन कल रात ही मैंने ये पता लगा लिया कि 17 साल पहले मंदिरों के उस खंडहर में चल रहे उत्खनन अभियान को आप ही लीड कर रहे थे और सरकारी रिकॉर्ड में उस जगह का नाम यक्षिणी मंदिर है। आप लोकल्स के जरिए डायन के किस्से से रूबरू होने के बाद उसे वत्सला मैम से साझा किए होंगे और एक कल्पनाशील प्राणी की कल्पना मचल उठी होगी। परिणामस्वरूप डायन के उस कॉन्सेप्ट पर रक्त तृष्णा की नींव पड़ी होगी। साकेत थोड़ा रुककर आगे बोला, मेरी हैरानी की असली वजह से वाकिफ होने के लिए प्लीज कौंधों की डिटेल पढ़िए। साकेत ने उस कागज की ओर इशारा करते हुए कहा जिस पर उसने अपने कौंधों की लाइनें लिख रखी थी। आपने कहा था कि आप वत्सला मैम की स्क्रिप्ट दिन में कई दफे पढ़ते हैं, इसलिए मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लैश नंबर श्री की ये लाइनें किस तरह उनके स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई हैं। जो कुछ वे 17 साल पहले अपनी इस अधूरी कृति में लिख गई थी वो मुझे फ्लैश के रूप में नजर आया। इसका मतलब कि उनकी ये स्क्रिप्ट महज एक स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जिसका संबंध उस शाप से है जो प्रियदर्शिनी की दी हुई डायरी के आखिरी पन्ने के मुताबिक मुझे लग चुका है। सिर्फ यही नहीं सर, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां फ्लैश देखिए। इन फ्लैशों में मुझे बहस करते हुए आदमी और लड़की की झलक नजर आई थी। आदमी लड़की को प्रिया कहकर संबोधित कर रहा था। क्या प्रिया नाम की वो लड़की प्रियदर्शिनी थी और वो आदमी आप थे? मेरा ध्यान इस संभावना की ओर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कल आपके नौकर ने मुझे मिसेज घोष के बारे में अजीबोगरीब बातें बताईं, जैसे कि वे मानसिक रूप से बीमार थीं, मातसुख हॉस्पिटल में हुए बच्चों के संदिग्ध मौतों के ताल्लुकात उनसे जुड़े थे और वे किसी शाप के कारण डायन बन गई थीं। आपके नौकर ने ये तक कहा कि ये मोहल्ला आज उनके कारण ही वीरान है। मेरी कौंधों में वह आदमी भी प्रिया नाम की उस लड़की से कह रहा था कि उसकी माँ पागल हो रही थी। कोई शाप था जो सब कुछ निगल गया। क्या मेरी इन सभी कौंधों का संबंध मिसेज घोष से, आपसे और प्रियदर्शिनी से नहीं जुड़ रहा है? साकेत ने एक बार फिर कुछ देर की खामोशी अख्तियार की, फिर आगे बढ़ा, बात सिर्फ इतने पर ही नहीं ठहरती है सर। मिसेज घोष ने कलाई की नस काटकर आत्महत्या की थी और कौंध में भी मुझे ऐसी ही एक लाश दिखाई दी थी। एक कौंध ऐसी भी थी जिसमें एक भीड़ किसी को डायन करार दे रही थी। मिसेज घोष को भी तो डायन कहा जाने लगा था। मुझे नजर आए पहले फ्लैश में एक आदमी लोगों से मुखातिब होकर कह रहा था कि सुनस्त्रा ने बंजारनों के पास जाने का फैसला किया। आखिर थी कौन ये सुनस्त्रा? कौन थी वो बंजारन? पहले तो मुझे लगा कि प्रियदर्शिनी ने असली पहचान छिपाने के लिए बेवजह ही ये नाम लिया था, लेकिन अब उसकी माँ की कहानी में ये किरदार आखिर माजरा क्या है? प्रियदर्शिनी ने मुझे अपने नाम के तौर पर अपनी माँ के उपन्यास के किरदार का नाम क्यों बताया? प्रियदर्शिनी डायन के शिकार लोगों को कंस्ट्रक्शन कर लेती है तो क्या इसलिए क्योंकि जो मिसेज घोष लोगों के खौफ का पर्याय बनी हुई थी वही मिसेज घोष उसे रहस्यमयी इल्म सिखाती थी? अंत में सबसे बड़ा सवाल कि वो शापित हुई कैसे थी? सवालों की लंबी श्रृंखला पूरी करने के बाद साकेत तीसरी बार रुका और गहरी सांस लेकर आगे बोला, मुझे मेरी कौंधों के तार वास्तविक जीवन से जुड़ते नजर आ रहे हैं सर। ये कौंधे जिग्सा पजल के टुकड़ों जैसी हैं। आई हैव टू कलेक्ट दैम। कोई राज है उनमें जिससे आप भले वाकिफ न हो, लेकिन आपकी बेटी जरूर वाकिफ है। आई नो मिस्टर साकेत,
आई नो कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई जायज वजह है, जो खतरनाक भी हो सकती है और घातक भी। मगर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनके ऐसे कोई भी जवाब दे पाने के नाकाबिल हूँ जो आपकी आगे की राह आसान कर सके। आप मुझे अपनी पत्नी के बारे में बता सकते हैं। आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपके नौकर ने उनके बारे में जो बताया था वह सच है या सच है। प्रोफेसर घोष ने साकेत का वाक्य पूरा होने से पहले ही सपाट लहजे में कहा, वो सब कुछ सच है। वासु वाकई शापित हो गई थी। माता सुख के शिशुओं की मौत के पीछे उसका हाथ था या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बदल गई थी। लोग उससे डरने लगे थे, खुद मैं भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौंध में दिखाई देने वाले आदमी आप थे और लड़की प्रियदर्शिनी ही थी। प्रोफेसर ने मूक सहमति दी। डायन के बारे में आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है? साकेत ने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा। क्या आप अपनी पत्नी की बीमारी से पहले भी किसी डायन से वाकिफ थे? नहीं, डायन को मैं कल्पना समझता था। इस मखलूक को लेकर मेरी जानकारी में जो इजाफा हुआ वो वासु की उस बीमारी की बदौलत ही हुआ, जिसकी कोई व्याख्या न कर पाने के कारण आज हम उसे शाप की संज्ञा दे रहे हैं। सॉरी सर, साकेत ने विनम्र स्वर में कहा, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप उससे पहले भी डायन के बारे में जनरल नॉलेज रखते थे। मुझे नजर आया एक फ्लैश ऐसा भी था जिसमें एक आदमी, यानी कि आप किसी नर्स से कह रहे थे कि एक डायन के लिए अपमान को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। आप उन कौंधों पर भरोसा करके मुझ पर शक कर रहे हैं, जो निराधार भी हो सकती हैं। प्रोफेसर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, निराधार हो सकती हैं सर, लेकिन निराधार है नहीं। खुद आपने भी थोड़ी देर पहले इस बात पर मौन सहमति दी है कि मेरी कौंधों में नजर आया आदमी आप हैं और वह लड़की प्रियदर्शिनी है। जब आप अपनी और प्रियदर्शिनी की बहस वाली कौंध को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर नज वाली कौंध को क्या इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से आपका वह झूठ प्रकाश में आ जाएगा जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप डायन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। नज से बात करता वह आदमी कोई दूसरा भी तो हो सकता है। प्रोफेसर ने तर्क रखा। हो सकता है पर है नहीं। साकेत ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, वो आदमी 100% आप ही थे सर। प्रोफेसर ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उनके चेहरे पर आते जाते भावों से साकेत ने अनुमान लगाया कि वे किसी अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। आप डायन के बारे में उस वक्त तक क्या जानते थे? साकेत ने अपने लहजे पर जोर देकर पूछा, आपको ये कैसे मालूम था कि एक डायन अपने अपमान को नहीं बर्दाश्त कर सकती? किसने कहा था आपसे ऐसा? आपके गांव वालों ने। इस बार प्रोफेसर खामोश न रह सके। हमने उत्खनन के लिए जिस दिन वहां अपना कैंप लगाया था, उसी दिन सरपंच ने हमसे मुलाकात की थी और डायन से जुड़ी वो सभी बातें बताई थीं जो आपके यहाँ प्रचलित थीं, लेकिन हमने उन बातों को तवज्जो नहीं दी थी। उक्त जवाब साकेत को मुतमईन न कर सका क्योंकि अगर ये जवाब इतना ही साधारण होता तो उसे देने से पहले प्रोफेसर ने असहजता का प्रदर्शन नहीं किया होता और न ही उन्हें ये झूठ बोलने की आवश्यकता होती। वे डायन से जुड़ी कोई जानकारी पजेज नहीं करते थे। उस एक्सकेवेशन का क्या परिणाम निकला था? बाद में एएसआई ने उसे डिनाइड कर दिया था। पर क्यों? साकेत चौंका। उद्धरण चिन्ह सिलसिलेवार बताता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। सरपंच द्वारा डायन के बारे में सुनाई गई कहानियों को जब मैंने फ़ोन पर वासु को बताई तो वह साइट पर आने के लिए मचल उठी क्योंकि ऐसे किस्से कहानियां ही उसके उपन्यासों के लिए रॉ मटेरियल हुआ करते थे। मैंने उसे बुला लिया। वह प्रिया और मेड के हवाले घर छोड़कर साइट पर आई और 3 दिन तक वहां रहकर अपनी आदत के मुताबिक रात रात को खंडहर में घूमते हुए लेखन के लिए संभावनाएं तलाशती रही। जब वह मालदा लौटी तो 1 हफ्ते बाद मेरे पास सूचना पहुंची कि वो बुरी तरह बीमार है। मैं आनन फानन वापस लौटा तो पाया कि वो वाकई किसी रहस्यमय बीमारी की गिरफ्त में जा चुकी थी। उसमें खून की कमी होने लगी थी और बदन पर वैसे ही नीली नसें उभरने लगी थी जैसी आपके बदन पर उभर रही हैं। उसे भी कौंधें नजर आती थीं और ये शायद उन कौंधों की ही देन थी जो वह अपने आप से बातें करने लगी थी, और कभी कभी पागलों जैसा बर्ताव भी। प्रोफेसर रुके, एक नज़र साकेत पर डाले।
शायद वे कुछ ऐसा बताने वाले थे जो उसके चौंकने का सबब बन सकता था। वासु को उसकी नानी गोद में बच्चा लिए हुए दिखाई देती थी, जैसे आपको आपकी दादी दिखाई देती हैं। आपके पास ये अहम जानकारी है कि जिस दशा में आज मैं हूँ, उस दशा में सालों पहले आपकी पत्नी भी थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि आप मुझे ऐसी कोई भी जानकारी मुहैया कराने के नाकाबिल हैं, जो मेरी आगे की राह आसान कर सकता है? क्योंकि मिस्टर साकेत, अगर मैं बासु के साथ आखिरी दिनों में हुई घटनाओं को आपके सामने उजागर करता तो मुझे ये भी उजागर करना होता कि उसकी रहस्यमय बीमारी ठीक कैसे हुई थी, जो कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपके सवालों ने मुझे अंतर्द्वंद में डाल दिया और उस अंतर्द्वंद का फैसला आपके हक में आया। कैसे ठीक हुई थी मिसेज घोष? साकेत के होठों से अस्फुट स्वर में निकला। उसे डायन ने ठीक किया था। डायन ने? साकेत के बदन में सिहरन दौड़ गई। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वासु के बदन से खून पूरी तरह सूख चुका था और वह लगभग पागल हो चुकी थी। अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो मेरे दरवाजे पर एक डायन आई। बूढ़ी डायन, जो कब्र से निकले किसी मुर्दे जैसी दिखाई दे रही थी। उसी ने वासु को ठीक किया। यानी कि आपने डायन से सौदा किया, जैसे कुछ लोग शैतान से सौदा करते हैं। नहीं, मैंने उससे कोई सौदा नहीं किया था। वो खुद मेरे पास आई थी, खुद मदद का प्रस्ताव रखी थी और वासु को ठीक करने के बाद बगैर कुछ लिए चली गई थी। उसके बाद वासु के साथ वही सब कुछ हुआ था, जिसके बारे में मेरा नौकर पहले ही आपको बता चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि डायन ने वत्सला मैम को ठीक नहीं किया था, बल्कि अपनी शर्तों पर उनकी मौत को कुछ दिनों के लिए टाल भर दिया था। और जब वत्सला जी उसकी शर्तों को पूरा करते करते थक गईं तो खुद को समाप्त कर ली। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप ये बताना भूल गए कि एक्सकेवेशन का क्या हश्र हुआ था? जब मैं वासु की केयर टेकिंग के लिए छुट्टी लेकर चला आया था तो एक्सकेवेशन की कमान प्रोजेक्ट के सेकंड कोऑर्डिनेटर दामोदर सरकार को हैंडओवर हो गई थी। पहले चरण के उत्खनन के बाद सरकार ने विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें ये लिख था कि पहले चरण के उत्खनन के बाद ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो दूसरे चरण के उत्खनन के लिए हर शर्तों को पूरा करता हो। इसलिए एएसआई ने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया था। पर सरकार ने ऐसा किया क्यों? साकेत के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां ऐतिहासिक महत्व की कोई जानकारी न मिली हो? मैंने उस जगह को देखा है। वहां काफी ऐसी चीजें बिखरी हुई हैं जो म्यूजियम मटेरियल हो सकती हैं। मैं इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता क्योंकि मैं वासु के साथ बिजी हो जाने के बाद उस प्रोजेक्ट से कट गया था और जब मैंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की तो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो चुका था। दामोदर सरकार, साकेत ने विचारपूर्ण मुद्रा बनाते हुए कहा, बाद में क्या इसने साइट से जुड़ा कोई अनुभव आपसे साझा किया था? नहीं, हम ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सके थे क्योंकि बाद में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। किस मामले में? साकेत के माथे पर बल पड़े। उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। ओह गॉड, पर क्यों? उसके पड़ोसियों का कहना था कि उस पर कोई सनक सवार हुई थी। कैसी सनक? पता नहीं, प्रोफेसर ने नासमझी के भाव से कंधे उचकाते हुए कहा। साथ साकेत के शक की सुई दामोदर सरकार पर अटक गई। वो एक्सकेवेशन के उस पहलू से वाकिफ था जिससे प्रोफेसर घोष नावाकिफ थे। यानी कि वह गैप फिलर का काम कर सकता था। आपके जासूस ने प्रियदर्शिनी की लोकेशन के बारे में जानकारी दी। मालदा पहुंचने के बाद वह उसी हॉस्पिटल में गई थी जहां वासु का इलाज हुआ था। वहां से कहां गई, इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। प्लीज हॉस्पिटल के नाम और एड्रेस के साथ साथ नर्स का भी नाम बता दीजिए। हॉस्पिटल का नाम अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है। किसी भी रिक्शे वाले को बता देंगे, वहां तक छोड़ देगा। नर्स का नाम विजेता दत्ता है। थैंक यू सर। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के बाद साकेत खड़ा हो गया। विजेता दत्ता के हाथ कांप रहे थे। वो लगभग 2 महीने पुराने अखबार में छपी एक खबर को कई दफे पढ़ चुकी थी और साथ में उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी, जो 3 दिन पहले मरे हुए पेशेंट की थी।
अखबार में छपी खबर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरा ताल्लुक था, ऐसा विजेता की भाव भंगिमाओं से लग रहा था। ये सब क्या है? विजेता बेचैनी से होंठ काटते हुए बड़बड़ाए। वो अपने विचारों में इस कदर खो हो गई थी कि उस युवक के आगमन को भी न महसूस कर पाई, जो अभी अभी काउंटर पर पहुंचा था और उंगलियों से काउंटर को ठकठकाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश रहा था। कुछ पलों के बाद जब विजेता विचारों के भंवर से बाहर आई तो उन्होंने युवक को यूं चौंक कर देखा जैसे उसने उन्हें नींद से जगाया हो। यस, कहिए, उन्होंने अपने मनोभावों को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा नाम साकेत है मैम, और मैं आपसे एक पुरानी घटना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। कैसी पुरानी घटना? विजेता के माथे पर बल पड़े। घटना प्रोफेसर प्रणव घोष और उनकी बेटी प्रियदर्शिनी से जुड़ी हुई है। विजेता के रोंगटे खड़े हो गए। अभी क्या उनका मस्तिष्क झंझावातों से कम घिरा हुआ था, जो गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए एक शख्स और सिर पर सवार हो गया। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तुरंत कहीं पहुंचना है, प्रत्यक्ष में विजेता ने जल्दबाजी का प्रदर्शन करते हुए कहा। वक्त मेरे पास भी नहीं है मैम, साकेत ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर नसों का उभार विजेता को दिखाते हुए कहा। ये देखिए, ये वैसी ही बीमारी है जैसी मिसेज घोष को हुई थी। उनकी तरह मैं भी शापित हुआ हूँ। आप यकीन कीजिए सिस्टर, मैं घोष साहब से मिलकर आ रहा है। तो क्या उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? विजेता ने आशंकित लहजे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को किसी डायन ने ठीक किया था। सच कहा उन्होंने, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं जानती। विजेता ने पुराने अखबार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल को समेटते हुए कहा। अब इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कहने के बाद वह लगभग भागते हुए ड्यूटी रूम की ओर बढ़ गईं। कल जब प्रियदर्शिनी आपसे मिली थी तो आप दोनों में क्या बातें हुई थीं? साकेत ने अपनी जगह पर खड़े रहकर ही थोड़े उच्च स्वर में पूछा। विजेता ठिठकी, उसकी ओर घूमी। वे कुछ काम की बात बताएंगी, इस उम्मीद में वह रोमांचित हुआ, लेकिन विजेता ने उसे निराश कर दिया। प्रियदर्शिनी मुझसे 1 साल से नहीं मिली है। और फिर वह धड़धड़ाते हुए केबिन में घुस गईं। साकेत के पांव भी केबिन में जाने के लिए उठे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने पांव पीछे खींच लिया। विजेता का इस बात से साफ मुकर जाना कि वो प्रियदर्शिनी से 1 साल से नहीं मिली है, उसके मन में संदेह के बीज बो चुका था। वो वहीं ठहरकर विजेता के बाहर आने का इंतजार करने लगा, जबकि विजेता ने ड्यूटी रूम में पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल का जेरोक्स निकाला और जेरोक्स के पन्नों को पुराने अखबार के साथ तय करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वहां मौजूद एक नर्स के सामने रखते हुए बोली, इसे डॉक्टर दास की टेबल पर पहुंचा देना। मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। नर्स का जवाब जाने बगैर वे ड्यूटी रूम से बाहर आईं और कहीं जाने से पहले काउंटर पर नजर डालीं। वहां साकेत को न पाकर उन्होंने राहत की सांस ली और एग्जिट की तरफ बढ़ गईं, इस बात से बेखबर कि साकेत की निगाहों में वे अब भी थीं।